बच्चों, आज हम क्रिया एवं काल के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया एवं काल, जिसे कि इंग्लिश में हम वर्ब एंड टेंस कहते हैं। क्रिया, जैसा कि आप 6th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, जाना आदि। इसे हम वाक्यों के रूप में भी देख सकते हैं। वर्षा हो रही है क्रिया है। यहाँ पर काम का होना पाया जा रहा है, हो रही है, यहाँ पर कार्य का होना पाया जा रहा है। जैसा कि डेफिनेशन में है कि होने का बोध हो, किसी काम के होने का बोध हो, तो यहाँ पर कार्य हो रहा है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है रहीम बीमार है, यहाँ बीमार होने का कार्य हो रहा है, इसलिए ये क्रिया है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, मजदूरों द्वारा कार्य किया जा रहा है, यहाँ पर कार्य का करना हो रहा है, कार्य किया जा रहा है, करना पाया जा रहा है। काम के करने या होने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। अंतिम वाक्य इसमें देखिए, रमेश पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर पढ़ता कार्य कर रहा है। रमेश क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर कार्य हो रहा है। इस प्रकार कार्य की क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अब आते हैं हम धातु पर। धातु किसे कहते हैं? धातु क्रिया को ही हम धातु कहते हैं, लेकिन इसके मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसे आप क्रिया के रूप में आप लिखना, लिखूं, लिखो, लिखा, लिखूंगा, लिखता आदि प्रयोग करते हैं। ये क्रिया शब्द जो है वो विकारी शब्द है। ये अपना रूप परिवर्तित करते रहते हैं लिंग, वचन आदि के कारण। इसीलिए यहाँ पर जो है रूप परिवर्तित होता हुआ आप देख रहे हैं। लिखना, लिखूं, लिखो, लिखा, लिखूंगा, लिखता आदि। इस प्रकार आप क्रियाओं का वाक्यों में प्रयोग करते हैं। अब हम धातु पे आते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो यहाँ पर जो मूल रूप है लिख, मूल रूप है, ठीक है। यहाँ पर भी लिख मूल रूप है। यहाँ पर ऊ प्रत्यय जोड़ करके नया शब्द बनाया गया, क्रिया का रूप बनाया गया। लिख में, इसमें लिखो में भी लिख रूप है, धातु रूप, और इसमें ओ प्रत्यय लगा करके लिखो आज्ञावाचक बना दिया गया क्रिया का रूप। लिखा, यहाँ पर जो है काल बदल गया क्रिया का, लिखा आ प्रत्यय लगा करके। लिख मूल रूप है, इसका मूल धातु है, धातु का मूल रूप है। और ये लिख यहाँ पर भी मूल। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सभी क्रियाओं के मूल रूप क्या है? लिख है। लिख धातु मूल रूप है इसका। लिख से ही हम इसका रूप परिवर्तित करके काल के अनुसार या वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार हम इनका रूप बदलते रहते हैं। अब हम क्रिया का सामान्य रूप कैसे बनाते हैं? क्रिया का सामान्य रूप धातु, जो धातु का मूल रूप होता है उसके साथ हम ना प्रत्यय जोड़ते हैं और तब हम क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं। जैसे लिख, ये धातु है, मूल धातु है, ना प्रत्यय यहाँ पर हमने जोड़ा और लिखना शब्द बन गया। लिख और ना प्रत्यय, प्रत्यय जैसा कि आपको मालूम है कि किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। प्रत्यय शब्दांश होते हैं और ये जुड़ करके शब्द के अंत में जुड़ करके इसका रूप परिवर्तित करते हैं। इसी प्रकार पढ़ है और ना प्रत्यय लगा है, पढ़ धातु है और ना प्रत्यय लगा करके हम क्रिया का सामान्य रूप पढ़ना बनाते हैं। यहाँ पर लिख धन ना से लिखना सामान्य रूप बनाते हैं। अब हमें यदि सामान्य रूप से, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार मैंने बताया कि लिख यहाँ पर सब धातु रूप है, लिख धातु है। अब हम इसका एक तरीका और बताते हैं कि किस प्रकार हम धातु
निकाल सकते हैं, किस प्रकार मूल रूप हम क्रिया का खोज सकते हैं। तो इसके लिए एक और तरीका है कि हम वाक्य को तू के साथ आज्ञावाचक बना देंगे। अब ये है लिखना, मान लीजिए है, तो यहाँ पर तू लिख, तू लिख, लिख बना, तू लिख। इसी प्रकार पढ़ना शब्द से, पढ़ना क्रिया शब्द है, इसका जो है हम तू पढ़, तो जब भी हम तू के साथ क्रिया के मूल रूप को जोड़ करके हम निकाल सकते हैं पढ़। प्रयोग हम इसी प्रकार करते हैं, तू खा, तू पी, तू सो, तू जा, तू आ, तू चल इत्यादि। हम तू लगा करके हम क्रिया के मूल रूप को, जिसे कि हम धातु कहते हैं, हम निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं क्रियाओं के भेद पर। क्रिया के दो भेद होते हैं, ठीक है। इनको हम एक कर्म के आधार पर भेद करते हैं और दूसरा संरचना के आधार पर भेद करते हैं। क्रिया के भेद इस आधार पर है, एक तो पहला कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। अब कर्म के आधार पर भी क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। अब हम आते हैं दूसरे पर, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। पहला संयुक्त क्रिया, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया और चौथा पूर्वकालिक क्रिया। अब हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे क्रमानुसार। पहले हम अकर्मक क्रिया के बारे में समझाएंगे, फिर हम सकर्मक क्रिया के बारे में समझाएंगे और सकर्मक क्रिया के दोनों भेदों पर चर्चा करेंगे, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया पर। उसके बाद हम आएंगे संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के 4 भेद होते हैं और क्रम से संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया के बारे में उदाहरणों के द्वारा समझाएंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितना बताया था? 2, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म न लगे तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्म की आवश्यकता ना हो, बिना कर्म के भी क्रियाएं होती हैं। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, यश और आकर्ष दौड़ रहे हैं। यहाँ पर ये क्रिया है, दौड़ रहे हैं। यश और आकर्ष कर्ता हैं, दोनों कार्य कर रहे हैं। क्रिया का फल जो ये क्रिया हो रही है, उसका परिणाम, उसका फल, उसका असर जो है वो कर्ता पर ही पड़ रहा है, कर्म नहीं है यहाँ पर, इसलिए ये दौड़ रहे अकर्मक क्रिया है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, बच्ची सो रही है। यहाँ पर सो रही अकर्मक क्रिया है और ये करता है बच्ची, और बच्ची पर इस क्रिया का फल पड़ रहा है, इसलिए ये क्रिया अकर्मक हुई। एक और अकर्मक क्रिया को पहचानने का तरीका है कि हम क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाते हैं और प्रश्न बनाते हैं। जब उस प्रश्न का उत्तर मिलता है तब तो सकर्मक होती है, और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो उसे ही हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर यदि हम क्या प्रश्न लगा करके वाक्य बनाते हैं कि क्या दौड़ रहे हैं, तो हमें उत्तर नहीं मिलता है। ये यश और आकर्ष कौन शब्द लगाने से मिलेगा? कौन दौड़ रहे हैं? यश और आकर्ष। तो जब हम क्या लगा करके प्रश्न बनाते हैं और तब उत्तर मिलता है,
तो वो उत्तर कर्म के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए यह कर्मक क्रिया है। इसी प्रकार बच्ची सो रही है, क्या सो रही है, उत्तर हमें नहीं मिलता है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हुई दोनों। अब दूसरा आते हैं सकर्मक क्रिया। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे, अर्थात ऐसी क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़े, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्रिया का फल किस पर पड़ रहा था? अकर्मक क्रिया में कर्ता पर, लेकिन सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रिया हम कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम ने आम खाया, खाया क्रिया है, ठीक है, और ये आम कर्म है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, माँ ने पत्र लिखा, ये क्रिया है और पत्र कर्म है। ये माँ ने करता है, राम ने करता है, तो ये कर्म है, कर्ता, कर्म और क्रिया। यहाँ पर भी हम इसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये क्रिया किस प्रकार सकर्मक हो रही है, किस प्रकार हम इसे सकर्मक कह सकते हैं। तो यहाँ पर खाया, क्या, किसे, किसको प्रश्न लगाने पर जहां जैसी आवश्यकता होती वैसा लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रश्न लगाया क्या खाया, तो उत्तर हमें मिल जाता है कि आम खाया। इसी प्रकार माँ ने क्या लिखा, तो पत्र लिखा, उत्तर हमें मिल जाता है पत्र के रूप में और आम के रूप में, ये दोनों कर्म हुए, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कि ऐसी क्रियाएं जो जिन्हें की कर्म की आवश्यकता होती है। अब सकर्मक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं। पहला एक कर्मक क्रिया, सकर्मक क्रियाओं के भेद बता रहे हैं। दूसरा द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया यहाँ पर और ये दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में ऐसे वाक्यों में क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म प्रयोग किया जाता है, एक ही कर्म होता है, और द्विकर्मक क्रियाओं के में ऐसे वाक्यों में क्रिया के साथ दो दो कर्म प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण देखिए एक कर्मक क्रिया का, यहाँ पर मैं निबंध लिखता हूँ क्रिया है, आपको पता है, लिखता हूँ क्रिया है, लिखने का कार्य हो रहा है, और ये निबंध क्या लिखता हूँ, ये निबंध एक कर्मक, यहाँ पर केवल एक कर्म, मैं करता है, निबंध कर्म है, लिखता हूँ क्रिया है। यहाँ पर लिखने के साथ केवल एक ही कर्म होता है, इसलिए हम इसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। एक कर्मक का अर्थ ही है एक कर्म वाली क्रिया। इसी प्रकार मैंने पिताजी से जेब खर्च लिया। अब यहाँ पर मैंने पिताजी से जेब खर्च लिया, जेब खर्च और लिया क्रिया है, और यहाँ पर पिताजी से जेब खर्च लिया, ये एक कर्म जेब खर्च हुआ। जेब खर्च क्या लिया, पिताजी से क्या लिया मैंने, तो उत्तर मिलेगा जेब खर्च। ये जेब खर्च कर्म है, एक कर्म है, और लिया क्रिया है, तो ये भी एक कर्मक क्रिया हुई। इसी प्रकार अब हम द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण देखते हैं। द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ पर है। पहला, सीता ने मुझे चित्र दिया। यहाँ पर दिया जो है वो क्रिया हो गई, दिया जो है वो क्या है, क्रिया है, और मुझे चित्र दिया, ये चित्र एक कर्म हुआ, और मुझे ये दो दो कर्म। इस वाक्य में दो दो कर्म प्रयोग किए गए हैं क्रिया के साथ, एक पहला मुझे और दूसरा चित्र, ये द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं जिनके साथ दो दो कर्म प्रयोग किए जाते हों या जिनको दो दो कर्मों की जरूरत पड़ती हो, उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा, मोहन ने सोहन को पुस्तक दी। यहाँ पर दी क्रिया है और पुस्तक जो है वो एक कर्म है, और सोहन को ये दो कर्म है, ठीक है, दो दो है। तो इस वाक्य में दो दो कर्म प्रयोग किया गया इस क्रिया के साथ, इसलिए ये भी जो है क्रिया, दी क्रिया क्या हो गई, द्विकर्मक क्रियाएं हैं। अब विशेष बात इसमें हम जान लेते हैं कि जो दो दो क्रियाएं, दो दो कर्म क्रियाओं के साथ जो हम प्रयोग कर रहे हैं, उसको हम
कैसे समझेंगे कि कौन सा मुख्य है और कौन सा गौण। मुख्य कर्म जो है, जो क्रिया से पहले प्रयुक्त हो उसे मुख्य कर्म कहते हैं, और जो इसके पूर्व प्रयोग किया गया हो मुख्य कर्म से पहले उसे हम क्या कहेंगे, गौण कर्म। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में पुस्तक मुख्य कर्म है, चूंकि क्रिया से तुरंत पहले ये लगा हुआ है, प्रयोग किया गया है, और सोहन को गौण कर्म हुआ। अब एक विशेष बात इसमें और भी है कि जो मुख्य कर्म होता है, जो मुख्य कर्म होता है क्रिया के तुरंत पहले प्रयोग किया गया रहता है, जैसे चित्र है, ये पुस्तक है, ये अप्राणीवाचक होता है। अप्राणी मतलब इसमें जान नहीं होता है, निर्जीव वस्तुएं होती हैं ये, तो इन्हें हम मुख्य कर्म के रूप में प्रयोग करते हैं क्रिया के साथ। और गौण कर्म में प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मुझे, ये प्राणीवाचक है, ये सजीव है, इसमें जान है, और सोहन को, ये भी सजीव है। इस प्रकार गौण कर्म जो है वो प्राणीवाचक होता है और मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होता है। एक बार आप फिर ध्यान से आप देख लीजिए कि मुख्य कर्म क्रिया से पहले आती है, मुख्य कर्म क्रिया से पहले आती है, मुख्य कर्म अप्राणीवाचक होता है तथा गौण कर्म प्राणीवाचक होता है, और एक जो है क्या का उत्तर देने वाले कर्म प्रधान माने जाते हैं। मुख्य कर्म भी हम जानते तो है कि क्रिया के तुरंत पहले, और एक और तरीका है कि जब हम क्या प्रश्न करते हैं, क्रिया के साथ शब्द लगाते हैं, क्या प्रश्नवाचक शब्द, तो हमें जब उत्तर जो मिलता है उसे ही हम मुख्य कर्म मानेंगे। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, आइए अब देखते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं: संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, और चौथा पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहले हम संयुक्त क्रिया पर आते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। संयुक्त क्रिया, पहला, 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त मतलब जुड़ना, जोड़ी हुई क्रिया। संयुक्त का अर्थ है जुड़ना, संयुक्त क्रिया, जुड़ी हुई क्रिया। 2 या 2 से अधिक बन सकती है। धातुओं का अर्थ है क्रिया, क्रिया के मूल रूप को आप जानते ही होंगे कि योग से मतलब उसके जोड़ से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण हम देखते हैं पहला, और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। वह विदेश से आ गया है। वह करता है, विदेश से आ गया है। आ एक क्रिया है और दूसरी गया है, ये सहायक क्रिया है। आ की सहायता कर रहा है इसलिए सहायक क्रिया है। आ गया है, आ मूल क्रिया है, मुख्य क्रिया है। यह पहली क्रिया ही जो है वो मुख्य अर्थ देती है। ये जो साथ में है, ये इसके साथ मुख्य क्रिया के साथ जुड़ करके इसके अर्थ में विशिष्टता ला देती है, इसके अर्थ को पूरा करती है। इसे हम रंजक क्रिया कहते हैं। रंजक का अर्थ है विशेष रंग वाला, और विशेष रंग का मतलब यहाँ पर है कि विशेष अर्थ देने के लिए ये क्रिया प्रयुक्त होती है, जोड़ी जाती है। देखते हैं रंजक क्रिया है। संयुक्त क्रिया में मूल क्रिया के साथ, मूल क्रिया ये आ है, मूल क्रिया है, मूल क्रिया के साथ जो क्रियाएं आती हैं, इसमें गया और है क्रियाएं हैं, उन्हें रंजक क्रियाएं कहते हैं। ये रंजक क्रियाएं जो कि विशेष रंग वाली, कहने का अर्थ है कि विशेष अर्थ देने वाली क्रियाएं मूल क्रिया आ है, मूल क्रिया के साथ जुड़ गई हैं। ये आ गया है, एक साथ हो गया है, तो जुड़ करके अर्थ में विशेषता ला देती हैं। दूसरा उदाहरण, उसने पत्र लिख लिया है। यहाँ पर ये मूल क्रिया हो गई। लिख, आप मूल धातु जान ही रहे हैं, लिख, खा, आ, पी, सो, तो यहाँ पर लिख और लिया ये रंजक क्रिया है, जो कि दोनों जुड़ करके क्या बनाते हैं, संयुक्त क्रिया। ये संयुक्त क्रिया लिख लिया है, इसमें 2 या 2 से अधिक धातु जुड़ी हुई हैं, एक लिख और एक ले। लिया
जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों जो है धातुएं जुड़ करके संयुक्त क्रिया का रूप बना रही हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। हिंदी में आना, जाना, उठना, बैठना आदि रंजक क्रियाएं कहलाती हैं। इन्हें हम मुख्य क्रिया की तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं, हमें उसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ हम देख सकते हैं मुख्य क्रिया के रूप में और रंजक क्रिया के रूप में हम इन्हीं शब्दों को कैसे अलग अलग प्रयोग करते हैं। आना है, यहाँ पर हम इसको मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग यदि हम करते हैं तो वे आए हो जाता है, वे आए हो जाता है। यदि जाना क्रिया, ये जाना क्रिया है, इसको हम मुख्य क्रिया के रूप में यदि किसी वाक्य के साथ प्रयोग करते हैं तो हम वे जाते हैं, ये आपका मुख्य क्रिया के रूप में हो गया है। उठना, उठना क्रिया यदि हम प्रयोग करना चाहते हैं, ये रंजक क्रिया है, इसको मुख्य क्रिया के रूप में हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो राम उठा, उठा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यदि इनको ही हम रंजक क्रिया के रूप में, रंजक क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं, रंजक क्रिया के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो लिखेंगे दो बार तुम, यहाँ पे चले मुख्य क्रिया हो गया, और चूंकि रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़ती है तो इसलिए आए रंजक क्रिया के रूप में हम आना को प्रयोग करते हैं। जाना इसी प्रकार, बिल्ली दूध पी जाती है, ये मुख्य क्रिया हो गया, ये रंजक क्रिया हो गया, और दोनों को हम जोड़ करके संयुक्त क्रिया के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे चिल्ला उठे, ये चिल्ला मुख्य क्रिया हो गया, ये मुख्य क्रिया हो गया, और उठे जो है ये रंजक क्रिया है। इस प्रकार रंजक क्रिया को हम मुख्य क्रिया के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और यदि दो या दो से अधिक धातुएं एक साथ मिलकर के किसी कार्य को पूरा करती हैं तो वहां पर हम संयुक्त क्रिया के रूप में इसका प्रयोग करते हैं और उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब आते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पे। दूसरी जो क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जिस क्रिया में यह पता चले, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं न करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसी क्रिया जिसको हम पढ़ें या देखें या सुने तो ऐसा लगे कि वो कर्ता जो है उस कार्य को स्वयं नहीं कर रहा है बल्कि किसी दूसरे को किसी काम को करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे उदाहरण देखिए, आप एक सामान्य वाक्य देखिए जिसमें सकर्मक सामान्य क्रिया का प्रयोग किया हुआ है। वह भजन सुनाता है, वह भजन सुनाता है। यहाँ पर एक सामान्य वाक्य है, वह जो है क्या करता है, भजन सुनाता है। ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, ये सकर्मक सामान्य क्रिया है। लेकिन यहाँ पे उदाहरण देखिए, उदाहरण पहला उदाहरण, वह सबको भजन सुनाता है, वह सबको भजन सुनाता है। यहाँ पर वह करता है, ठीक है, वह भजन सुनाता है, सुनाने का कार्य कर रहा है। वह उस कार्य में स्वयं भी शामिल है और दूसरों को, सबको जो है सुनने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए ये प्रेरणार्थक क्रिया है। सुनाता है वो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में देखिए आप, वह गीता से सबको भजन सुनवाता है। इसमें वह स्वयं कार्य नहीं करता है लेकिन गीता के द्वारा, गीता से जो है गीता को प्रेरित करता है। यहाँ पर जो है वो सबको सुनने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस वाक्य में वह गीता को प्रेरित कर रहा है, क्या करने के लिए, सबको भजन सुनवाता है, सबको भजन सुनाने के लिए, प्रेरित करने के लिए गीता से कार्य करवाता है। तो यहाँ पर सुनवाता जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ पे सुनाता है प्रेरणार्थक क्रिया है, यहाँ पर सुनवाता है प्रेरणार्थक क्रिया। ये दोनों क्रियाएं प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है या स्वयं कार्य में सम्मिलित होते हुए भी दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इस आधार पर हम प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद कर सकते हैं।
पहला दो भेद हैं इसके। पहला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। दो है, कैसा? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसको क्यों हमने बांटा है दो भागों में, दो भेदों में, इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं उदाहरण के माध्यम से। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ, सम्मिलित मतलब मिला हुआ, होता हुआ प्रेरणा देता हो, तब उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर हमने समझाया आपको कि वह सबको भजन सुनाता है। वह क्या करता है? सबको, सभी को भजन सुनाता है, मतलब लोग भजन सुन करके प्रेरित होते हैं। तो यहाँ ये कर्ता जो है स्वयं कार्य में सम्मिलित होता हुआ सबको भजन सुनने के लिए प्रेरित कर रहा है, उस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। इसमें कर्ता स्वयं भी उस कार्य में सम्मिलित है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए, वह बच्चों को हंसाता है। हंसाने का कार्य कर्ता करता है, बच्चे उससे हंसने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इस प्रकार कर्ता स्वयं जो है उस क्रिया में सम्मिलित होता हुआ बच्चों को हंसने के लिए प्रेरित करता है। तो यह हंसाता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। इसी प्रकार दूसरा जो है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, उसमें क्या होता है कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, तब उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे वह जोकर से बच्चे को हंसवाता है। वह जोकर से, यहाँ पर जो है वह करता है, ये स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है? जोकर से कार्य को करवा रहा है, जोकर से बच्चे को हंसवाता है। ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हुई। चूंकि यहाँ पे कर्ता स्वयं नहीं कार्य कर रहा है, बल्कि वो जोकर को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, इसलिए ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ पर भी इस उदाहरण में भी आपने देखा, वह कर्ता गीता से कार्य करवाता है, वह स्वयं कार्य नहीं करता, स्वयं नहीं सुनाता है, बल्कि गीता से भजन सबको सुनवाता है। तो कर्ता जो है स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और वो कार्य करवाता है, तो उसे हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब हम आते हैं नाम धातु क्रिया पर। तीसरा जो भेद है संरचना के आधार पर, वो है नाम धातु क्रिया। नाम धातु, जैसा कि नाम है इसका, नाम संज्ञा को भी कहते हैं, संज्ञा को नाम कहते हैं। तो संज्ञा या किसी भी वस्तु के नाम से जो है क्रिया धातु, नाम धातु क्रिया, क्रिया बनाना, तो नाम धातु क्रिया इसका नाम रखा गया है। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं, उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। अब ये जो क्रियाएं नाम धातु क्रिया जो बनती है, वो किससे किससे बनती हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनती है, अनुकरणवाची शब्दों से बनती है। अब उदाहरण देखते हैं हम, जैसे हाथ, संज्ञा शब्द है हाथ, संज्ञा शब्द है, इससे हथियाना क्रिया बना, हथियाना शब्द बना। हथिया लेना मतलब हड़प लेना कोई चीज। गर्म, इसी तरीके से गर्म भाववाचक संज्ञा है, गर्म भाववाचक संज्ञा है, इससे हम नाम धातु क्रिया बनाते हैं गरमाना, कोई चीज जो है वो हम गर्म कर रहे हैं, इसके लिए हम गरमाना शब्द, क्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं, इसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। खट खट, ये अनुकरणवाची शब्द है। अनुकरण मतलब एक ही बात का अनुकरण करना, एक ही शब्द का अनुकरण करना, बार बार दोहराना। अनुकरण मतलब दोहराव करना। तो यहाँ पर एक बार खट फिर खट, तो खटखट शब्द बना हुआ है। किसी दरवाजे की आवाज को या किसी भी चीज की आवाज को हम खटखट कहते हैं। तो इससे जो है खटखटाना, खटखटाना जो है वो नाम धातु क्रिया बना। खटखटाना, दरवाजे को जब हम नॉक करते हैं तो उसे हम खटखटाना कहते हैं। तो ये क्रिया हमने बना दी इसकी। क्या है ये? नाम धातु क्रिया है। अब हम देखते हैं किस प्रकार, और उदाहरण भी देख सकते हैं। संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द जैसे भाववाचक संज्ञा है ये शर्म, इससे हम नाम धातु क्रिया शर्माना बनाते हैं।
चक्कर शब्द है, चक्कर संज्ञा शब्द है, इससे हम चक्राना बनाते हैं, नाम धातु क्रिया बनाते हैं। इसी प्रकार सर्वनाम शब्द, सर्वनाम आपको मालूम है परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर ये अपना शब्द सर्वनाम शब्द है, इससे हम अपनाना नाम धातु क्रिया बनाते हैं, अपनाना। फिर विशेषण शब्द है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर वह तोतला है, तोतला मतलब तुतलाने वाले लोगों को हम तोतला कहते हैं, तो ये विशेषता बता रहा है, विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द से हम तुतलाना ये नाम धातु क्रिया हमने बनाई। इसी प्रकार 60 ये विशेषण शब्द है, संख्या बताता है किसी का, तो ये इससे हम सठियाना शब्द बनाए हैं कि 60 वर्ष की आयु हो जाती है और उसको सठियाना बोलते हैं। अनुकरणवाची, अनुकरण जैसा कि बताया है मैंने, खटखट बार बार दोहराव आना, तो यहाँ पर थर थर, थर थर कांपने को कहते हैं वैसे थर थर, तो थर थर से थर थराना, थर थराना ये नाम धातु क्रिया बन गई, नाम धातु क्रिया ये बन गई। इसी प्रकार हिन हिन अनुकरणवाची शब्द होता है और इससे जो है वो हिन हिनाना बन जाता है, इससे हिन हिनाना बन जाता है, हिन हिन हिनाना, हिन हिनाना शब्द बन गया नाम धातु क्रिया। अब इस प्रकार से हम कई संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरणवाची शब्दों से हम नाम धातु क्रिया बना सकते हैं। अब आते हैं हम चौथे भेद पर, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व, मुख्य क्रिया से पूर्व मतलब पहले यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो, यदि उसकी पहले जो है कोई दूसरी और भी क्रिया प्रयोग की गई हो, प्रयुक्त मतलब प्रयोग की गई हो, तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, जैसे काव्या दूध पीकर सो गई। यहाँ पर क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया आप जानती होंगे, मुख्य रूप से इसका ही काम है। काव्या सो गई, काव्या सो गई ये मुख्य क्रिया है, कर्ता की मुख्य क्रिया है, मुख्य कार्य तो यही है। लेकिन इसके पहले जो क्रिया है पी कर, इसमें पी और कर लगा हुआ, पीना मूल धातु है और इसमें कर प्रत्यय जोड़ करके पी कर है, तो यहाँ पर क्रिया समाप्त हो गई है। ये जो मुख्य क्रिया के पहले एक और क्रिया हुई है, पूर्व में हुई है, और जो कि वो समाप्त हो गई है, समाप्त करके पी करके समाप्त करके ये क्रिया करने जा रही है, तो ऐसी क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर इसी प्रकार देखिए, ये मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया ये पहुंची है, सो गई है, वह दौड़कर घर पहुंची, पहुंची पहुंचने की क्रिया वह कर रही है, कैसे दौड़कर, दौड़कर। यहाँ पर इससे पहले जो है ये क्रिया प्रयोग की गई है, पूर्व में प्रयोग की गई है, मुख्य क्रिया से पूर्व ये क्रिया दौड़कर प्रयोग की गई, इसलिए ये पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्व में पहले, इसके पहले पहुंचने से पहले उसने कौन सा काम किया है, पूरा दौड़कर, दौड़ने का काम किया है, तो इसलिए ये पूर्वकालिक क्रिया हुआ। विशेष बात इसमें है पूर्वकालिक में कि मूल धातु में प्रायः कर या करके जोड़कर हम पूर्वकालिक क्रिया बनाते हैं। मूल धातु में प्रायः कर या करके जोड़कर पूर्वकालिक क्रिया बनाई जाती है, जैसे खाकर, सोकर आदि। अब ये क्रिया यहीं पर समाप्त होती है और इसके बाद हम अगले वीडियो में काल की चर्चा करेंगे।